नमस्कार बच्चों। प्रिया की हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक प्रेमचंद की कहानियां से लिया गया है और पाठ का नाम है नशा। तो ये पाठ है जिसका नाम है नशा। आप मुझे ये बताइए कि नशा शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में, आपके दिल दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? एकदम से क्या ख्याल आपके जहन में आता है? जल्दी से बताइए। नशा। मैम, जो नशा करते हो, जो दारू पीता हो, जो ओके, मदिरा पीता हो। ओके। और मैम मैम मदिरा। मदिरा। और 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 क्या क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? तंबाकू, तंबाकू। तम्बाकू, सिगरेट, एकदम से वो ध्यान आता है। और कुछ बच्चों को एकदम से फिल्म फिल्म के सीन याद जिसको आते किसी की हैं। लत लग रही हो, हाँ, जिसको नहीं किसी नहीं, की मैंने लत बोला, लग रही हो। मैंने ये इतनी सारी डिटेल नहीं पूछी। मैंने बस ये पूछा है, नशा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? तो एकदम से आपको स्मोकिंग नजर आएगी, एकदम से आपको वाइन नजर आएगी। कुछ बच्चों को हो सकता है फिल्म का सीन में जो पब के सीन होते हैं कि सब झूम रहे हैं नशे में, ड्रग्स लेकर, वो भी आ सकता है आपके दिमाग में ख्याल। नशा मतलब कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाना। क्यों? नशा केवल ड्रिंकिंग स्मोकिंग का नहीं होता, नशा तो पढ़ाई का भी होता है। जो बच्चे टॉपर होते हैं, एक तरह से उनको पढ़ाई का नशा है, लत है, बहुत ज्यादा उस चीज को करते हैं, तभी तो वो उस चीज को अचीव कर पाते हैं। अब ज्यादा पढ़ते हो तो आप सफलता प्राप्त करते हो, ज्यादा स्मोक या ड्रिंकिंग करते हो तो बीमार पड़ते हो। पैसे का नशा होता है लोगों को कि पैसे बहुत ज्यादा है, तो पैसे के नशे में आप घमंडी बन जाते हो, आप अभिमानी बन जाते हो। सुंदरता का नशा होता है लोगों को, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। किसी को अपनी शक्तिशाली होने का बहुत नशा होता है कि भाई मैं तो बहुत। तो ये जो नशा है, ये किसी भी चीज की, किसी भी आदत की एक लत लग जाना, वो अक्सर हम नशे से संबंधित करते हैं। इसमें भी जिस नशे की बात की गई है उसमें वो तो नहीं है जो भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग है। इसमें नशा है एक तरह से अमीरी का नशा है, एक अपने ओहदे को बढ़ाने का नशा है। लेकिन इसमें जो नशा है वो किस प्रकार से एक इंसान की जिंदगी को बदलता है, उसको एक तरह से जिंदगी उसको आईना दिखाती है कि तुम क्या हो और तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि हम जैसे हैं हमें उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अगर आप गरीब हैं तो आपको उसके लिए बहुत ही शर्म आए, या आप अमीर है तो आप बहुत ज्यादा घमंडी बन जाएं, या फिर आपके माता पिता मजदूरी करते हैं तो आप शर्मिंदा हो। कुछ नहीं, आप जैसे हैं उसमें ही आप बहुत ही इज्जत से रहिए, अपने ऊपर एक गर्व महसूस कीजिए। तो इसमें जो कहानी है वो दो दोस्तों की कहानी है, एक अमीर है एक गरीब है, और ये कहानी बहुत समय पहले लिखी गई थी। तो उस समय का जो वातावरण है वो दिखाया गया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेमचंद जी की कहानियों का जो एक वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, वो आज के समय से काफी अलग हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उस समय को इस समय थोड़ा सा आज के संदर्भ में बता सकूं। तो जो दो दोस्त है, एक अमीर है एक गरीब है, और उस समय क्या था, जमींदारी जो होती थी बहुत ज्यादा। जैसे जमींदार नहीं होते थे फिल्मों में देखते होंगे, ठाकुर साहब जमींदार हैं, बहुत रईस हैं। और अक्सर जो जमींदार दिखाते हैं फिल्मों में कि बहुत ही जी वो तो गरीबों को सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो आप एसएसटी में पढ़ेंगे भी कि आगे चलकर किस प्रकार जमींदारी जो था, प्रथा वगैरह, ये सब सरकार ने बैन किया था। और जो जमीनें थी उन लोगों को हक की दिलाई थी। जमींदारों के बारे में अक्सर ये माना जाता था उस समय कि भाई, होता भी था कुछ लोग की जमीनें ले लिया करते थे, हड़प लिया करते थे। तो जो एक गरीब जो दोस्त है उसको जमींदारों से बहुत ही ज्यादा एक नफरत होती है, हमेशा उनकी बुराई करता है, उनके खिलाफ बोलता है। जो कि जो उसका दोस्त है वो खुद जमींदार है, तो उनके तौर तरीके, उनके रहन सहन, सब पर वो एक तरह से ना कमेंट करता है, टिप्पणी करता है कि देखो कितने बेकार है ये लोग तो गरीबों का खून चूसते हैं, बहुत ही सताते हैं, दिस दैट। और जो उसका दोस्त है वो हंसता भी था उसके ऊपर। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसे उस जिंदगी को जीने का एक अवसर मिलता है, उस गरीब दोस्त को।
वही जमींदारी, वही जमींदार बनने का एक अवसर मिलता है कुछ दिनों के लिए, तब वो जिस चीज की बुराई करता था उसी बुराई से वो खुद ग्रसित हो जाता है, वो बुराई खुद उसके अंदर आ जाती है और किस प्रकार उसकी आंखें खुलती हैं, यही ये पाठ हमें बताता है। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो बहुत जरूरी चीजें होंगी इसमें, जो लाइंस होंगी मैं जरूर पढ़ूंगी, और बाकी मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना है किसी पैराग्राफ में या पेज में तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको नाम याद रखने हैं। आपने एक और कहानी वो पढ़ी थी ना, भाड़े का टट्टू, उसमें भी दो दोस्तों की कहानी थी, याद है? तो इसमें भी दो दोस्तों की मैम। कहानी है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का। तो इसमें लेखक ने मैं करके, मतलब खुद को वहां पर उस गरीब व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखकर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कहानी लिखी है, प्रथम व्यक्ति के हिसाब से। मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलील थी। तो मुझे ही बोलता था भाई ये तो होता ही है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। लेकिन ये जो लेखक है, जो गरीब दोस्त है, वो बिल्कुल उस बात को मानता नहीं है। तो यहाँ पर उन दोनों की बहस को बताया गया है कि किस प्रकार जो ईश्वरी, उसका दोस्त जो अमीर था, वो बहस में अक्सर हार जाता था। और इसमें आगे ये लिखा है कि वो हार कर भी मुस्कुराता रहता था, क्योंकि वो दोस्त था उसका। तो लेखक ये भी कहते हैं कि मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। गर्म होना मतलब गुस्से में नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि हाँ, जमींदार लोग ऐसा करते हैं। नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था, क्योंकि खुद भी वो, उसका दोस्त ऐसा ही, ईश्वरी ऐसा ही था, जो कि नौकरों से यानी गरीब लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। यानी वो बेदर्द भी था और उद्दंड भी था, बदतमीज भी था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो जाता, यानी गुस्से में आ जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। मतलब उसके इतने नखरे थे, इतना गुस्सैल था, लेकिन अपने दोस्त के साथ, इस लेखक के साथ बहुत अच्छे से वो पेश आता था। क्योंकि जो भी उसके अंदर कठोरताएं थी, जो थी, वो तो ठीक है, वो जमींदार था तो था, लेकिन जो लेखक था वो एक बहुत ही एक शांत और एक सिंपल इंसान था, तो इसलिए भी वो इसको पसंद करता था। तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अब दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर ना जाऊंगा। मतलब लेखक कह रहे हैं, जो गरीब है, कि मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास किराए के रुपए ना थे और मैं घर वालों को तकलीफ ना मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। उनको पता था कि पैसे हैं नहीं जाने के लिए, और घर जाऊंगा तो घर में मम्मी पापा सब लोग मेरे ऊपर पैसे खर्च करेंगे, उनके खर्च बढ़ जाएंगे, तो वो भी उनका एक खर्चा बढ़ जाएगा। और वो अकेले उस बोर्डिंग, क्योंकि पहले क्या था, लड़के लोग तो हॉस्टल में रहकर ही पढ़ते थे, और अकेले वो बोर्डिंग स्कूल में रहना उनको, उसको अच्छा भी नहीं लगता है लेखक को। तो वो सोचते मैं ऐसा करता हूँ कि और साथ में ईश्वरी ने उसको इनवाइट किया, चल तुम मेरे घर चलो। तो उसको लगता है कि ठीक है, मैं इसके घर जाऊंगा, शांति मिलेगी मुझे, और मैं वहां जाकर अपनी एग्जाम की, अपनी परीक्षा की तैयारी करूंगा। और उसको ये भी है कि भाई जो ईश्वरी है वो अमीर है, तो उसके घर पर मुझे सुविधाएं भी मिल जाएंगी, आराम से रूम मिल जाएगा रहने के लिए, और मुझे खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं चलूंगा। लेकिन ईश्वरी उसको क्या कहता है, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा। भाई तुम हमेशा जमींदारों के खिलाफ बोलते हो, तो लेकिन मेरे घर में जाकर जमींदारों के खिलाफ मत बोलना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जिसके घर में रह रहे हो, उन्हीं की अगर बुराई करोगे तो वो लोग पसंद तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए वो अपने दोस्त को एक तरह से आगाह कर देता है कि उस तरह की बहस, उस तरह की बातें वहां पर मत कहना। तो लेखक भी बोलता है कि भाई तुम क्या समझते हो कि मैं वहां जाकर क्या बदल जाऊंगा? मैं तो ऐसे ही रहूंगा। लेकिन ईश्वरी, जो उसका दोस्त होता है, वो समझ जाता है कि नहीं ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है कि मैं तो ऐसे रहूंगा,
मैं बदलूंगा नहीं, मतलब मैं तो ऐसी बहस करूंगा। लेकिन वो तब भी उसको विश्वास होता है कि नहीं, ये समझदार है, ये समझ जाएगा। अब वो जाता है अपने दोस्त के साथ। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। वो ट्रेन में जा रहा है तो ईश्वरी लेकर जा रहा है, ट्रेन की टिकट वगैरह उसके दोस्त ने कराई है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो कभी बाय एयर ना गया हो घूमने, लेकिन उसका दोस्त उसको बाय एयर घुमाने ले जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए। तो उस समय वो जो ट्रेन का जो सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट था वो बहुत ही महंगा होता था, तो उसमें सफर कर रहा है। उससे जैसे लगा उसको तो सौभाग्य मिल गया कि वो इस वाले कोच में सफर कर रहा है। तो गाड़ी 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पहुंच गए। इधर उधर उन्होंने रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया। और जब वो खाना खा रहे थे, वहां पे भी एक वाकया हुआ कि जो वेटर वगैरह थे, उन्होंने जब देखा कि ये लोग खाना खा रहे हैं, तो जो लेखक है गरीब है, तो जाहिर सी बात है इनके कपड़े, इनकी वेशभूषा से पता चल रहा था कि ये थोड़े गरीब है, उनका दोस्त अमीर है। तो जो वेटर वगैरह थे वो उसके दोस्त की ज्यादा एक तरह से आवभगत कर रहे थे, एक आवाज देता तो आ जाते थे, और इसको देखकर थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि हाँ अच्छा आ गया, जब बोलते ना इतना गरीब सा है, ऐसा है। तो इस तरह से, और वहां पर उसने देखा कि जो पैसे दिए ना उसने उन लोगों को, जो भी बिल था, वो उसके पिता की 1 महीने की तनख्वाह थी। तो और जब चलते समय उसने उस समय के जो पैसे होते थे 98, मतलब 50 पैसे, वो उसने टिप भी दिया। तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो हुआ। बल्कि उसने अपनी इस चीज को, कि वो तो गरीब है ना, वो सब तो करता नहीं है, तो उसने बल्कि ऐसे बोल दिया कि अरे ये सब देना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, ये वो। लेकिन उसका दोस्त बोलता है लेकिन उन्होंने हमारी सेवा भी तो की है, कितने तमीज के साथ हम पेश आए, मेरे घर के नौकर तो इतना भी काम नहीं करते, ऐसे से करके वो उसको चुप करा देता है। अब वो वहां से ट्रेन में बैठते हैं। जब ट्रेन में बैठते हैं तो वहां पर जो दूसरे मुसाफिर होते हैं, मतलब जैसे ही वो ट्रेन में बैठा ना, तो उसके अंदर एक हल्का सा वो अमीर बनने वाला एटीट्यूड आ गया। अब वो वहां बैठा हुआ है, और जैसे कि लोग खड़े हैं जो दूसरों के पास वाली टिकट नहीं है, तो उनको ऐसे देख रहा है कि अच्छा तुम गरीब लोग हो, मैं तो भैया बहुत रईस हूँ, ऐसे करके बैठा उनको ऐसे देख रहा है। कोई अगर बैठ जाता तो उसको बोल देता अरे दूर हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, दूर होकर बैठो। लेकिन उसकी वेशभूषा से लोग समझ गए थे कि ये रईस नहीं, तो लोगों ने उसको टोंट भी मारे हैं कि भाई क्या है आप, मतलब यहाँ पर बैठ के तो अपने आप को ज्यादा ही समझ रहे हो, पता तो चल रहा है कि तुम कौन हो। तो करते 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 बेटा माइक माइक बंद करो। तो करते करते ये लोग पहुंच गए, भोर होते ही मुरादाबाद पहुंच गए। स्टेशन पर कई लोग इनका स्वागत करने के लिए आए थे। 2 भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन थे, 5 नौकर थे, सबने सामान उठाया। उसमें से एक मुसलमान था, एक रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण, मतलब ये सब नाम बताए गए कि हर हर जगह से लोग थे उसके अंदर, अमीर भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब लोग। और सब लोग इसको ना बड़े अपरिचित नेत्रों से देख रहे थे। भाई जाहिर है उन्होंने देखा तो था ही नहीं इसको, लेकिन उसको लग रहा था कि वो लोग उस पर हंस रहे हैं कि भाई, और उसके लिए क्या उन्होंने इस्तेमाल किया लेखक ने, कौवे होकर हंस के साथ कैसे, क्योंकि इसका दोस्त तो इतना रईस, इतना हैंडसम, इतना अमीर, महंगे कपड़े, और ये बिल्कुल उसके आगे नौकर ही लग रहा था। तो वो ऐसे कर रहे हैं कि ये इसके साथ कैसे आ गया। फिर रियासत अली ने पूछा कि ईश्वरी से कि ये कौन है, आपके साथ पढ़ते हैं? तो इसने जवाब दिया हाँ मेरे साथ ही पढ़ते हैं, अभी अकेले क्या रहते तो मैं इनको यहाँ पर ले आया। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। तो यहाँ पर उसके दोस्त ने क्या किया कि उसके दोस्त ने समझ गया कि लोग उसको गरीब समझ रहे हैं, ये वो, तो उसने बोला कि ये भी जमींदार हैं, ये भी अमीर हैं, लेकिन ये महात्मा गांधी के भक्त हैं। कि महात्मा गांधी उस समय आंदोलन चला रहे थे आजादी का, तो वो बहुत सिंपल रहते थे, आपको पता ही है, वो तो एक धोती और एक ऊपर कपड़ा डालकर ही रहते थे। तो जो भी गांधी के भक्त थे वो भी बहुत साधारण तरीके से रहते थे, बहुत सिंपल रहते थे। तो बोला कि भाई ये तो बस खादी के कपड़े पहनते हैं, महात्मा गांधी के भक्त है, लेकिन इनकी तो जो एनुअल इनकम है वो लाखों में है। और ये देखो, ये शक्ल सूरत से बहुत लग रहे होंगे ऐसे कि बहुत गरीब है, लेकिन ये ऐसे है नहीं। तो बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं, राम हरक जो नाम लिखे गए हैं, वो बड़े मतलब इम्प्रेस होते हैं, अच्छा ये तो देखने से लगता नहीं है ऐसे कि अमीर होंगे, ऐसे करके। तो जी चलो सबसे मिल लिए जुल लिए। अब क्या है, वो घोड़े पर सवारी करने गए, ये तो कभी घोड़े पे बैठा नहीं था।
तो किस प्रकार से उसने देखा उसको ईश्वरी को कि कितने ठाठ हैं, कितने बाट हैं, क्या था। फिर आगे है कि क्या घर था, कि वहां पे तो इतने नौकर चाकर, इतने उसके घर के मेंबर और इतने सारे पुलिस और दरोगा ला उनके घर पे आके जी हजूरी कर रहे हैं, उनको सलाम ठोक रहे हैं। तो उसकी ये सारी चीजें देखकर वो एकदम मतलब इम्प्रेस भी हो जाता है। और साथ ही अब इसकी सेवा भी होने लगती है। नौकर कोई उसके पैर दबा रहा है, उसका बिस्तरा लगा रहा है, खाना आ रहा है गरम गरम, और बहुत सेवा हो रही है। तो और उसको उसके सब बातें भी कर रहे हैं कि हाँ आप जमींदार हैं, कितनी जमीन है, कितना क्या। तो ये भी झूठ झूठ बोलता है, हाँ हाँ मेरे पास भी है, सब कुछ है। यहाँ तक कि नौकर नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। वो लिखा भी है इसमें कि मैं तो हमेशा अपनी धोती खुद धोता था, लेकिन यहाँ पर तो सब नौकर धो रहे हैं। तो जो ईश्वरी था अपनी धोती छोड़ दिया करता था, मैंने भी धोती को छोड़ दिया कि नौकर धोएंगे। तो धीरे धीरे करके उसके अंदर वो अमीरी का नशा आने लग गया, वो खुद को ईश्वरी की तरह समझने लग गया। अब वो भी एकदम से जूते पहनाने के लिए नौकर है तो जूते पहनाने के लिए बुला रहा है, बिस्तर लगाने के लिए बुला रहा है, कपड़े धोने के लिए बुला रहा है, और पूरी सेवा अपनी वो करवा रहा है। उसने सोचा था कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाई करेगा, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी वो लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं, कभी चिड़ियों का शिकार करने जा रहे हैं, कभी शतरंज खेल रहे हैं, कभी पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कभी ऑमलेट बना रहे हैं, और नौकर एकदम सेवा कर रहे हैं। मतलब पूरी ऐशो आराम की जिंदगी उसको मिल गई थी। अब क्या हुआ कि जरा भी जैसे जैसे ईश्वरी करता था, नाश्ता क्यों लेट हुआ, जल्दी लेकर आओ, और नौकरों को डांटना, अब वो भी करने लग गया, नाजुक बन गया। एक भी काम कुछ मतलब पानी भी लेकर नहीं पीना, और नौकरों को ऑर्डर देता, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना नहीं आया, बिस्तर नहीं लगाया, ये कैसे हो सकता है, जल्दी काम करो, नहीं तो मेरे घर में ऐसे नौकर होते तो मैं ये कर देता, वो कर देता। तो मतलब एक दिन बल्कि बिस्तर लगने में देर हो गई, तो ये नहीं कि खुद से लगा लिया, वेट कर ले, तो उसने नौकरों को खूब डांटा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और नौकर भी बेचारा डांट सुनकर थोड़ा सा वो हुआ और जल्दी से काम किया। और जैसे वहां पे क्या होता है गांव में कि शाम को दिए लैंप जलते थे, लाइट तो होती नहीं थी, तो लैंप जलाए जाते थे। तो उसमें भी अगर देरी हो गई तो नौकर को डांटना शुरू कर दे कि अभी तक तुमने लैंप नहीं जलाया है, मेरे घर में ऐसे नौकर होते तो मैं ये कर देता हूँ। हर बात में वो शान पट्टी दिखाने लगे, अगर आम भाषा में बोले तो वहां पर अक्सर एक ठाकुर आया करता था, तो वो भी गांधी जी का भक्त था। तो वो इनको पता चला कि ये भी गांधी का लेखक भी गांधी के भक्त हैं, तो इनका चेला बन गया, खूब सारी बातें करता, और ये भी खूब रौब झाड़ता, हाँ हमारे पास इतनी जमीन है, ये है वो है। तो वो बोलता है कि हमने सुना है कि आजादी के बाद तो जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी, गरीबों में बांट दी जाएगी, तो क्या आप दे देंगे। तो बोलता है नहीं, हम तो देंगे नहीं, खुशी से नहीं देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे। इस तरह से वो उसको भी खूब मजे से घुमाता रहता था, और उसको भी अपनी रईसी की बातें बताता रहता था। तो जो आदमी था ना बोलता था, सर आप ना मुझे अपने पास रख लेना, मुझे काम दे देना। तो उसने बोल दिया, हाँ हाँ मैं तो अपना ड्राइवर रख लूंगा। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जिन चीजों की बुराई करता था, कि जो अमीर होते हैं, जमींदार होते हैं, वो एक केवल ऑर्डर करते हैं, गरीबों को सताते हैं, नौकरों से काम कराते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते, जमीनें हड़पते हैं। अब वो खुद वही बन गया, खुद वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा कि ईश्वरी करता था। तो अब क्या होता है कि जाने का समय आ गया है, अब वो वापस अपने हॉस्टल जा रहे हैं। फिर से अब उस वक्त क्या होता था, फिर वो जिस टाइम पर वापस जा रहे थे तो दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म हो गई थी, तो सब लोग वापस जा रहे थे, तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी। तो वो जहां पर जिस सेकंड क्लास में बड़े मजे से लेट कर आया था, वो सेकंड क्लास में केवल बैठा था, और भी पैसेंजर्स थे जो बहुत खड़े हुए थे। अब ट्रेन में वाकया होता है कि कोई इंसान, एक आदमी सामान लेकर खड़ा होता है, तो उसका जो गट्ठर होता है वो इससे बार बार टकरा जाता है। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, पहले एक बार दो बार इग्नोर करता है, लेकिन जब बार बार टकराता है तो गुस्सा आता है। रईस तो समझ रहा था अपने आप को ये, तो खूब चिल्लाता है, क्या है तुम सीधे खड़े नहीं होना आता, ये वो। और खड़े होकर उसने उस आदमी को 2-3 तमाचे लगा दिए जोर जोर से, कि तुमने मुझे अपने गट्ठर से धक्का दिया है। तो उस आदमी ने भी आंखें निकाल के बोला कि क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी तो किराया दिया है, आप अकेले कोई ना हो, हमने भी किराया दिया है। तो उसने फिर से उसको 2-3 चांटे मार दिए। मतलब उसको इतना मतलब वो था, घमंड हो गया था कि कैसे मुझसे जुबान लड़ा रहा है, और उसको 2-3 चांटे और मार दी। जैसे उसने और मारा तो गाड़ी में जैसे तूफान आ गया, और जितने भी लोग थे सब इसके ऊपर चिल्लाने लगे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, गरीब को क्यों मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर तुम इतने ही नाजुक मिजाज हो, इतने ही तुम सेंसिटिव हो, तो इससे भी ऊंचा कंपार्टमेंट है, वहां जाकर बैठो, यहाँ पर क्यों आई हो।
बड़े हो गए तो अपने घर के हो गए, क्या हो कर रहे हो, कोई कह रहा है कि मुझे आता था, मैं ये कर देता, वो कर देता। तो सब लोग वही कि हाँ अंग्रेजी राज है तो इसमें लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो तब भी उसके अंदर नशा रहता है। अच्छा मुझे कैसे बोल रहे हो, मैं तो इतना रईस हूँ, जमींदार हूँ, ये है वो है। लेकिन अचानक जो उसका दोस्त है ईश्वरी, वो कहता है इंग्लिश में, व्हाट एन इडियट यू आर बीर, व्हाट एन इडियट। तो जैसे ही वो उसको इडियट बोलता है उसका दोस्त, तो जैसे तुरंत उसका नशा उतरने लगता है, क्योंकि जिस दोस्त की बदौलत वो इतना बन रहा था, उसके अंदर इतना नशा आ गया था, इतना परिवर्तन आ गया था, उस दोस्त ने उसको जब असलियत दिखाई कि तुम इडियट हो, इतनी बात से उसको समझ में आ गया कि भाई जो तू ये सब कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, जो तो इतनी शान पट्टी दिखा रहा है, इतनी रईसी दिखा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, क्यों कर रहा है। तब जाकर उसका नशा उतरना शुरू हुआ। तो आपकी ये कहानी है नशा, जिसके अंदर दिखाया कि किस प्रकार इंसान के ऊपर जब पैसे का नशा, वो भी ऐसा पैसा जो उसका नहीं है। अगर उसका, अब ईश्वरी अगर घमंड दिखा रहा है, कर रहा है, तो उसके पास पैसा है भाई, उसके पिता ने कमाया है, उसके घर की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो लेखक है, ये जो दूसरा उनका दोस्त है, ये तो नहीं है, इसमें इसका नाम शायद वीर कहीं पे एक दो जगह बताया गया है। इनके पास तो पैसा नहीं है ना, ये उसके पैसे की बदौलत इतना नशा उनके अंदर आ गया, और वो भी वही सब करने लगे जिन बातों से उनको नफरत होती थी। तो इस प्रकार आपका ये पाठ है, आप इसको पढ़िएगा लाइन टू लाइन, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा कि जब वो पहुंचता है अपने दोस्त के यहाँ तो क्या क्या चीजें होती है। मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, क्योंकि 12-15 पेज का ये आपकी कहानी है, तो आप इसको जब भी समय मिले तो उसको जरूर रीड करिएगा। और पढ़ के फिर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में। लेकिन जो इसका एक तरह से सारांश है, जो इसकी समरी है, इसका सार, वो यही है कि किस प्रकार से दो दोस्त हैं, एक अमीर है एक गरीब है, और जो गरीब जिस अमीरी की बुराई करता है, लेकिन जब उसको कुछ समय वही जिंदगी, वही जीवन जीने को मिलता है, तो उसके अंदर भी उस अमीरी का नशा चढ़ जाता है, और किस प्रकार से उसके अंदर बदलाव आता है। लेकिन जल्दी ही ये बदलाव जो होता है वो खत्म हो जाता है और उसका नशा उतर जाता है।